बड़ी खबर आपको बता दें, नेट यूजीसी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है, तो वहीं अगले नोटिस तक काउंसलिंग स्थगित की गई है। तो आज से शुरू होनी थी नेट यूजी की काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी कि एमसीसी ने स्थगित कर दी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि कोई नई डेट अभी तक जारी नहीं की गई है और ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी कि AIQ काउंसलिंग होनी थी, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेट यूजी की काउंसलिंग आज से शुरू होनी थी, लेकिन आज इसे रद्द कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि अगले नोटिस तक काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और कोई भी नई डेट का ऐलान भी नहीं किया गया। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नेट यूजी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है, बहुत बड़ी अपडेट है और कोई नई डेट भी सामने नहीं आई है। नितेश, देखिए राधा, बहुत बड़ी खबर है। नीट विवाद, लंबा विवाद चला। पहले सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि जिनके भी नॉर्मलाइजेशन में विसंगति है उनको री एग्ज़ाम देना होगा। और री एग्ज़ाम दिया भी उन छात्रों ने, लेकिन मामला थमा नहीं। लगातार छात्र विरोध करते रहे, कोर्ट में भी डटे रहे, अड़े रहे। और इसी बीच 8 तारीख को सुनवाई है, 8 जुलाई को। लेकिन उससे पहले मेडिकल काउंसिल कमीशन यानी कि MCC ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोई नई डेट अभी जारी नहीं हुई है कि कब क्या होगा, क्या तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन अब फिर से उलझन आ गई है, क्योंकि अब जो सेलेक्ट हुए थे वो भी दिखाई देंगे। हम लगातार अभी यहाँ तमाम कोचिंग संचालकों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए राहत भरी खबर, जिनके जो नॉर्मलाइजेशन थी उसमें विसंगत थी, लेकिन जिन छात्रों का चयन हो गया था अब उन्हें भी फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और 8 तारीख को सुप्रीम फैसला भी आएगा राधा। और ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी AIQ काउंसलिंग जो है होनी थी वो अब नहीं होगी। और ये सारी जानकारी जो है विस्तार न्यूज़ सबसे पहले बता रहा है। और जो नीट का विवाद था, जो डॉक्टर बनने का सपना लाखों छात्र देखते हुए इस परीक्षा में बैठे थे, उन्हें अब फिर से परीक्षा देनी होगी। और 8 तारीख को क्या कुछ फैसला आएगा उस पर भी नज़र होगी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले छात्र गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से रोक कर दिया था, मना कर दिया था कि परीक्षा स्थगित नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी भी विसंगति है तो NTA पकड़े, क्योंकि भविष्य का सवाल है। ये कहा गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई भी गड़बड़ी है तो NTA का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। और अब लगातार विरोध भी हुआ, पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ, शिक्षा मंत्री को घेरने का हमारे साथ बने रहिए। अमृत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली, उनका रुख करते हैं। अमृत, क्या कुछ जानकारी आ रही है? बच्चों को फिर से परीक्षा देनी होगी, काउंसलिंग रद्द कर दी गई है, बहुत बड़ी खबर है अमृत ये। जी राधा, अभी काउंसलिंग रद्द हुई है, नई डेट शीट जारी नहीं हुई है कि काउंसलिंग की तारीख कब होगी, रद्द होगी या नहीं, इसको अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 8 जुलाई को ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के तहत सुनवाई होनी है। और इसमें कई सारे केस जो है वो सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ पेपर लीक है बल्कि NTA की कार्यप्रणाली किस तरह से उसको लेकर के है, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया रही है और जिस तरह से पेपर लीक के अलग अलग जगहों से केसेस हैं, वो तमाम केसेस सूचीबद्ध है और इस बेंच के आगे सुनवाई होगी। ऐसे में जब 8 जुलाई को एक बड़ा फैसला होने वाला है, बड़ी सुनवाई होने वाली है, तो उसके मद्देनजर जो है काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके पहले राधा 23 जुलाई को ही 1563 छात्रों के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 813 छात्रों ने हिस्सा लिया था और उनके भी जो है रिजल्ट जो है सामने आए थे, जिसके बाद से एक नई प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि जो मेडिकल के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी रहे, उन्होंने इसको लेकर भी सवाल उठाए थे कि अगर इस तरह की प्रक्रिया चलती है तो कई जगहों पे इसके कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं सामने आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से जो परीक्षा की पद्धति है वो बिल्कुल ही वेग है, अस्पष्ट है, तो स्पष्टता की बेहद जरूरी है। इसको लेकर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल है। तो मामला तभी बनेगा जब इन मामलों पे पहले सुनवाई हो और तब जाकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। लिहाजा इस चीज को देखते हुए काउंसलिंग को फिलहाल जो है रोक लगा दी गई। और जैसा कि हमारे सहयोगी नितेश बता रहे थे कि अभी इसके लिए कोई नई डेट शीट जारी नहीं की गई है। अब सारा का सारा इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जुलाई की सुनवाई के दौरान क्या रुख रहने वाला है, क्या निर्देश या आदेश आने वाला है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि अगली प्रक्रिया क्या रहने वाली है। राधा, ठीक है अमृत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया है, लेकिन आप अभी हमारे साथ बने रहिए।
तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि नीट यूजी की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अमृत ने बताया कि उनका कहना है चूंकि 8 जुलाई को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई है, बहुत बड़ी अपडेट आएगी, तो इसको देखते हुए भी नीट यूजी की काउंसलिंग को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अगले नोटिस तक काउंसलिंग को स्थगित किया गया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी कि AIQ काउंसलिंग होनी थी, जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो कई छात्रों के लिए ये अच्छी खबर भी है और कई छात्र इसके लिए नाराज भी होंगे। अमृत, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी और क्या अपडेट आपके साथ है, विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी राधा की जो अभी अपडेट है, काउंसलिंग जो है वो रद्द कर दी गई है। इसकी डेट शीट जो है अभी जारी नहीं की गई है। अब सारा का सारा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मामला डिपेंड करता है 8 जुलाई को लेकर के। 8 जुलाई को बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली, उसके समक्ष बहुत सारे मामले जो नीट यूजी से जुड़े हैं वो सूचीबद्ध हैं, जिसमें पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ है, NTA की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ मामला है, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जिस तरह से सेंटर की खामियां हैं उसको लेकर भी मामले जो है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। और इन तमाम मामलों पे जब सुनवाई होगी तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके बाद ही जो है काउंसलिंग को लेकर के कोई फैसला किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि अगर कोर्ट इस मामले में और बड़ा रुख अपनाता है और परीक्षा रद्द की जाती है तो पूरी की पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। जी ठीक है अमृत जी। और इसी बीच मेरे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नीट यूजी की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि अमृत जी ने बताया कि 8 तारीख को अगली सुनवाई होगी, उसको देखते हुए इस काउंसलिंग को स्थगित किया गया है। तो फिलहाल क्या कुछ अन्य जानकारी और अन्य अपडेट क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, अन्य अपडेट्स की अगर हम बात करें तो प्रतीक्षा थी, जो बच्चे हैं नीट यूजी में जो काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको बार बार निराशा हाथ लग रही है। उनको लगता है कि इतनी बड़ी परीक्षा केंद्र सरकार की एजेंसी करवा नहीं पा रही है, तो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी की स्थिति है, अनिश्चितता का भाव है और भविष्य को लेकर सवाल है। अब 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था कि हम जो है इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब जो है क्योंकि नई तारीख लगी है तो इंतज़ार करना ही होगा, ये उनके सामने एक व्यवस्था है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर है और बच्चों में लगातार ये कहीं ना कहीं ये भाव बना हुआ है कि अब इस एजेंसी के बजाय सरकार को नया सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि आगे ये स्थितियाँ ना बने। ठीक है श्याम जी, तो आप तीनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और पल पल विस्तार न्यूज़ अपडेट देता रहेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको एक बार फिर से इसके ऊपर बताएंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। MP कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर विवादित बयान देकर फंस चुके हैं और अपने बयान के चलते एक बार फिर जीतू पटवारी बीजेपी के कटघरे में नजर आ रहे हैं। तो पहले चला प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जो बात का सार है, कर्ज इसलिए लिया जाता है कि करप्शन करना है, बजट इसलिए बढ़ाया जाता है कि कर्ज लेना है। जो वित्त मंत्री को इन सब गतिविधियों के लिए, गलत प्रबंधन के लिए केग ने दोषी ठहराया है और केग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की वित्त व्यवस्था घटिया स्तर की है, इसलिए वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और वित्त मंत्री को इस्तीफा नहीं देते हुए तो मुख्यमंत्री को उनको हटा देना चाहिए। धन्यवाद। तो जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा ये भी सुन लीजिए। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख लें। वैसे मैं अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि उनके नेता के भी वही हाल है जो जीतू पटवारी के हैं। जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी, और एक दलित के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का दुस्साहस करना, ये जीतू पटवारी को महंगा पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जफर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जफर, जीतू पटवारी अपने बयान से एक बार फिर से कटघरे में आ गए हैं बीजेपी के। उन्होंने सवाल उठा दिया है, कह दिया है कि वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर इसके ऊपर क्या कुछ समझा जाए?
देखिए राजा, जिस तरीके से विधानसभा सत्र जब से शुरू हुआ था तभी से जो है कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरते आ रही थी, बजट सत्र को लेकर, नरसिंह घोटाले के लेकर, तमाम घोटाले को लेकर। लेकिन अब एक बयान से जीतू पटवारी मुश्किल में आ गए और इसी बयान को लेकर मुद्दा बना लिया है भाजपा ने। और जिस तरीके से एक शब्द इस्तेमाल किया गया है घटिया, इस घटिया शब्द को लेकर प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि जीतू पटवारी जगदीश देवड़ा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। राधा, तो अब जो है सियासी बवाल हो चुका है और इस बवाल में कूद पड़े हैं। जीतू पटवारी को घिरने के लिए भाजपा अब चौतरफा तैयारी कर रही है। जिस तरीके से यह बयान दिया है, उस बयान को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान देते हुए कहा है कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करे जीतू पटवारी। खैर, हमें ये उम्मीद नहीं है, उनके नेता जो आगे बड़े नेता है वो भी इस तरीके की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ा महंगा पड़ने वाला है ये बयान जीतू पटवारी को। ये बयान प्रहलाद पटेल ने दिया है जीतू पटवारी को लेकर। राधा, बिल्कुल जफर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई हार को लेकर अब तक मंथन जारी है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। जितेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि किन वजह से हार हुई है, इसको जानने के लिए आज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग है, तो उनसे 1 to 1 चर्चा कर आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहा है भंवर जितेंद्र सिंह ने, सुनिए। हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक को लेकर की जा रही है क्या सर, क्या बैठक? देखिए, अभी 2 दिन की बैठक है। 2 दिन की बैठक के अंदर जो मध्य प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बात करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। क्या बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहेगा? अभी एक बार बैठक शुरू होती है, फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इसके लिए। हाँ जी, ये थे भंवर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि बैठक हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है, उस हार के क्या कारण है, उन्हीं वजहों को जानने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। विस्तार न्यूज के लिए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है। तो इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। पितृ पर्वत से पौधारोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी तेज है। तो 6 जुलाई से 14 जुलाई तक पौधारोपण किया जाएगा। और ये आपको बता दें कि अब इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ग्रीन इंदौर बनाने के लिए भी पहले भी ये कार्य किया गया था। हर रोज हमें देखने को मिलता है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर जगह, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, पेड़ लगाते हुए हम देख सकते हैं। और अब इंदौर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो भोपाल में एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर पौधारोपण का अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं और भोपाल जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक तरफ इंदौर में जहां 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो वहीं भोपाल जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंच चुके हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर पौधारोपण का अभियान शुरू किया गया। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जफर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो पुनीत, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पितृ पर्वत से इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत करने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह इनिशिएट लिया है और इसकी शुरुआत की जा चुकी है।
पहले ये 7 से 14 जुलाई के बीच में 51 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन आज जो गुप्त नवरात्रि है उसका पहला दिन है, तो ये पहले दिन के अवसर पर ही इस अभियान की शुभारंभ कर दिया गया है। और शुभारंभ जो है वो पितृ पर्वत से किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में संत पहुँचे हैं और संत आज 1100 पौधे यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर पौधारोपण कर चुके हैं, उनके नाम की प्लेट भी वहाँ पर लगाई गई है। उनके बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संतों के साथ मिलकर पौधारोपण कर चुके हैं और यह कार्यक्रम के शुभारंभ हो चुका है। देखिए काफी बड़ा यह इनिशिएटिव है, बहुत इसकी आवश्यकता है। मंच से जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उनका कहना था कि जो वृक्ष है वह बैठे हुए संत है और जो संत है वो चलते फिरते वृक्ष है। तो वृक्ष का कितनी आवश्यकता है इसको लेकर भी काफ़ी अच्छी बातें कही गई है। और एक और बात मैं आपको और हमारे दर्शकों को बता दूं, जो पितृ पर्वत है यहाँ पर 3 लाख पौधे लगाए गए हैं। यह एक बंजर पहाड़ी हुआ करती थी। जब कैलाश विजयवर्गीय पहली बार महापौर बने थे उस समय उन्होंने इस बात का इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पर हरे भरे पौधे लगाए जाएंगे। तो आज यह नतीजा है कि 3 लाख वृक्ष बन चुके हैं। वहीं यहाँ पर एक हनुमान जी की 72 फुट ऊंची बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि अष्ट धातु की बनी हुई है। तो देखिए ये जो अभियान है इसका शुभारंभ बहुत अच्छी जगह से इंदौर में हो चुका है। जी ठीक है पुणे, तो वहीं आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरी तरफ जफर मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। जफर, वहां पर भी 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान की शुरुआत हो गई है, एक पेड़ मां के नाम। आज खुद डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आपको देखने को मिली? देखिए राधा, जिस तरीके से जो तस्वीर हमारे सामने आई उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के मौके पर पौधारोपण किया और अकेले भोपाल शहर में ही लगभग 12 लाख पौधारोपण किए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम का अभियान की ये शुरुआत हुई है और जिसमें ये जो 6 जुलाई से ये जो चलेगा, ये 14 जुलाई तक ये अभियान जारी रहेगा और एक निश्चित तौर पर ये अभियान प्रकृति और वातावरण के लिए एक अच्छा साबित होने के संकेत है। जो तरीके से एक पेड़ मां के नाम ये अभियान निश्चित तौर पर ये सरकार का एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के साथ साथ पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ पौधारोपण किए जाएंगे और इस पौधारोपण के साथ साथ वातावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से एक निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। राधा। बिल्कुल जफर, ठीक है। जफर और पुनीत, आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म और बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का अवार्ड मिला है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुए ITCTA में टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, साथ ही बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो टूरिज्म बोर्ड को यह सम्मान राज्य के पर्यटन स्थलों को प्रचारित करने, साथ ही वार्षिक उत्सवों, मेलों और त्योहारों के दौरान पर्यटकों को विशेष पर्यटन प्रदान करने और साथ में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य पर सम्मानित किया गया। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में 7 जुलाई से भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी, जहां हजारों की संख्या में भक्तगण जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होंगे। बताते चलें कि जगन्नाथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। तो यात्रा को लेकर भगवान के आकर्षक वस्त्र भी बनाए जा रहे हैं। तो वस्त्रों के निर्माण कार्य में मेक इन इंडिया के तहत सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और ऐसे में भगवान के वस्त्र और आभूषण बनाने वालों से विस्तार न्यूज़ ने खास बातचीत की है। सुनिए। महाकाल की नगरी में जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां इस्कॉन मंदिर में जोरों शोरों से की जा रही है। आप देखते हैं यहाँ पर जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के, जो आकर्षक तरीके से जो वस्त्र डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वस्त्र बनाए गए जो जगन्नाथ भगवान जी को 7 जुलाई को यहाँ पर पहनाए जाएंगे। उसको लेकर मेक इन इंडिया का ध्यान रखते हुए मेक इन इंडिया के तहत जो जो आइटम्स वस्त्रों में लगते हैं उसके यहाँ पर कारीगरों के द्वारा, यहाँ के पुजारियों द्वारा यहाँ पर ड्रेस बनाई जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर पूजा अर्चनाओं के बाद यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं और कितने मनमोहक तरीके से वस्त्रों को डिज़ाइन किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो बनाने वाले उनसे बात करते हैं। जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र तैयार किए गए हैं, कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या इसमें सामग्री का उपयोग करते हैं?
इसमें हम लोग 25 दिन से काम कर रहे हैं और ये जगन्नाथ के कपड़े और 8 कारीगर मिलके 25 दिन से और 10 घंटा सेवा दे रहे हैं बराबर। हमारे साथ इस समय इस्कॉन मंदिर के जो पीआर है उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं इस बार जगन्नाथ यात्रा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, तैयारियां अंतिम चरण में, क्या कहें? तैयारियां जोरों से चल रही है। परम सौभाग्य है उज्जैन का कि यहाँ के राजा जो इंद्रद्युम्न थे सतयुग में, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर बनाया और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने इसका पुनरावर्तन किया कि जब वो वहाँ बना सकते हैं तो अपन इनको लेके आते हैं। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने की कहीं ना कहीं बातें आ रही है, किस प्रकार उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, वहाँ प्रस्तावित है उनका आना यहाँ पर और मुझे ज्ञात हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमेशा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी यहाँ आते हैं और जगन्नाथ यात्रा में तो खासकर उनका विशेष प्रेम रहता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो खबर मुरैना की, जहां पहाड़गढ़ गांव में बने पशु अस्पताल में महीनों से ताला लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर पदस्थ हैं, जो अपने मनमाने समय पर महीनों में 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं। क्षेत्र में बीमार पशु का इलाज प्राइवेट डॉक्टरों से कराया जाता है। जब कोई कंप्यूटर नहीं आता तो चाहते वो भी नहीं आता है, तुम 2-4 महीना से तो करे थे पनैया बात तैयार टाड़ा है। अच्छा, महीने से बंद दिए ऐसे ही आते हैं लोग, इंतजार करते हैं और चले जाते हैं। सुनवाई नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आता है, कहते हैं मिलते ही नहीं है, वो पता ही नहीं कहाँ फरार रहे हैं। मेरे को यहाँ 4 दिन काम करते हो गए, 4 दिन में 10-12 दिन तो लौट गए, कोई आता ही नहीं हॉस्पिटल। मैं काम कर रहा हूँ जब से बंद ही है 4 दिन। रायसेन जिले में इन दिनों एक पुलिस ने पर्यावरण के प्रति अनोखा संदेश लोगों को दिया है। जिले के बेगमगंज अनुभाग के एसडीओपी ने पुलिस के साथ साथ पीएम मोदी के संदेश से प्रभावित होकर स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का महोत्सव मनाया। साथ ही लोगों को बताया कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है। स्कूली बच्चों और लोगों को सीड बॉल गिफ्ट भी किए हैं और इसका महत्व बताते हुए डीएसपी ने कहा कि करीब 5 साल से वे फलों के बीज इकट्ठे कर रहे और उन्हें मिट्टी में रखकर गोबर और खाद से एक बॉल का स्वरूप देकर तैयार करते हैं और फिर उन बॉल को लोगों में निःशुल्क बांट देते हैं। तो पर्यावरण के प्रति लोगों में इस प्रकार का अनूठा संदेश आज काबिल तारीफ है, क्योंकि पीएम मोदी भी लोगों को एक पौधा अपने मां के नाम लगाने का संदेश दे रहे हैं। तो आप ये तस्वीरों में देखिए कि कैसे रायसेन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि बॉल के रूप में खाद और गोबर से बीज को जो है तैयार किया गया है, उसको एक रूप दिया गया है जिससे कि लोग उसको ज़मीन में लगा सकें और फिर उससे पौधे जैसे एक नया रूप दिया जा सके।